स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछला जो हमारा टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसके बाद हमने देखा कि यूएस एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, डोमिनेंट मुल्क है पूरी दुनिया में। उसके पास हार्ड पावर है, स्ट्रक्चरल पावर है और सॉफ्ट पावर है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूएस जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और आपने यूएस के बहुत सारे ऑपरेशंस भी पढ़े, जिसमें ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। और उसके बाद आपने ये देखा कि 2001 में यूएस के ऊपर अटैक हुआ, जिस अटैक का नाम है 9/11 अटैक। और 9/11 अटैक के फौरन बाद अमेरिका ने शुरू किया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग। और जिसमें उसने 2 ऑपरेशंस किए। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उसके बाद जो उसने दूसरा ऑपरेशन किया इराक के खिलाफ, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि हर कमाल के पीछे जवाल भी होता है और हर जवाल के बाद कमाल भी आ सकता है। अमेरिका अगरचे डोमिनेंट रहा है बहुत अरसे तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डोमिनेंट रह सकता है। हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे हम अमेरिका की डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। अमेरिका की डोमिनेंस को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की डोमिनेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यही हाउ वी कैन मिनिमाइज द डोमिनेंस ऑफ यूएस। इसके लिए हमें 2 स्ट्रेटजीज दी गई है, यानी 2 तरीकों से दुनिया वाले जो मुल्क है वो अमेरिका की डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। देयर आर 2 स्ट्रेटजीज। एक स्ट्रेटजी का नाम है बैंड वैगन स्ट्रेटजी, यानी हमारे पास 2 तरीके हैं, हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज है जिससे हम अमेरिका की डोमिनेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हम अमेरिका की डोमिनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी है बैंड वैगन स्ट्रेटजी और दूसरी स्ट्रेटजी है हाइड स्ट्रेटजी। यानी जितने भी मुल्क हमारी इस दुनिया में हैं, उनको या तो अपनानी है बैंड वैगन स्ट्रेटजी और या तो उनको अपनानी है हाइड स्ट्रेटजी। लेकिन अब हमें यह देखना है कि बैंड वैगन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है और हाइड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, और कौन सा मुल्क बैंड वैगन स्ट्रेटजी अपना सकता है और कौन सा मुल्क हाइड स्ट्रेटजी अपना सकता है। हमें दोनों स्ट्रेटजीज का एक ही मकसद है, यानी दोनों स्ट्रेटजीज से हमें एक ही मकसद हासिल करना है, वो है अमेरिका की डोमिनेंस को, अमेरिका की हिजमनी को हमें किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करना है, किसी न किसी तरीके से हमें मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मींट बाय बैंड वैगन स्ट्रेटजी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि आपके इंस्टीट्यूट्स में, चाहे बॉयज इंस्टीट्यूट हो या गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, उसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने आप को वहां पे डोमिनेंट तस्वुर करता है। क्यों करता है वो अपने आप को डोमिनेंट तस्वुर? उसके पास रुतबा होता है, उसके पास शोहरत होती है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास ताकत होती है। और उसका एक ही मकसद होता है कि मैं सारे बच्चों को अपने पैरों तले रखूं, मैं सारे बच्चों को अपने मातहत रखूं। तो अब बैंड वैगन स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? जितने भी बच्चे कमजोर हैं, यानी जिनको पता है हम इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यानी ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है या ये लड़की जो है, ये हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और अगर कभी भी उन्होंने कोशिश की उससे छेड़छाड़ करने की, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पे बैंड वैगन स्ट्रेटजी का मतलब है, ये कमजोर लड़कों को ये कहता है आप उस लड़के से पंगा मत लो, आप उस लड़के के साथ छेड़खानी मत करो, बल्कि आप एक काम करो, उसके साथ दोस्तानी, उसके साथ फ्रेंडशिप रखो, यानी उसको बटरिंग करो, उसको ये कहो कि आप सबसे अच्छे हो, आपके पास ताकत है, शोहरत है, आप आज पूरे इस इंस्टीट्यूट में आपकी बातें होती रहती है। तो उससे क्या होगा, वो उसका जो पैसा है वो आप पे वो अपना पैसा खारिज कर सकता है। तो यहां पे भी हमें यही करना है, यानी जितने भी कमजोर मुल्क है, यानी वीक कंट्रीज का मतलब है जो इकोनॉमिकली पुअर है, यानी जितने भी मुल्क इकोनॉमिकली पुअर है उनको क्या करना है, उनको अमेरिका के साथ पंगा नहीं लेना है, उनको अमेरिका के साथ छेड़खानी नहीं करनी है,
बल्कि उनको अमेरिका के साथ क्या करनी है, दोस्ती। और इसी दोस्ती के चक्कर में अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो हासिल करनी है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी को हासिल करने के लिए उनको बटरिंग करनी है, उनको ये कहना है कि आप सबसे अच्छा मुल्क हो, सबसे बड़ा मुल्क हो, यही सब कुछ कह के उसकी इकोनॉमी को कम करना है। इस स्ट्रेटजी का नाम है बैंड वैगन स्ट्रेटजी। यानी ये उन मुल्कों के लिए है जो मुल्क दुनिया में कमजोर मुल्क है। यानी कमजोर मुल्कों को मशवरा दिया गया है, आप अमेरिका की इकोनॉमी को कम कर सकते हो, मगर कैसे? उसके साथ फ्रेंडशिप करके, उसके साथ दोस्ती करके। यानी दोस्ती में ही आप उसका माल हड़प सकते हो, दोस्ती में ही आप उसकी टेक्नोलॉजी, दोस्ती में ही आप उसकी मेथोडोलॉजी हासिल कर सकते हो। और उससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है धीरे धीरे कम हो सकती है, किसकी? यूएस की। और इस स्ट्रेटजी का नाम रखा गया है बैंड वैगन स्ट्रेटजी। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है हाइड स्ट्रेटजी। यानी बैंड वैगन स्ट्रेटजी कमजोर मुल्कों के लिए रखी गई है, और जो दूसरी स्ट्रेटजी है हाइड स्ट्रेटजी, वो हाइड स्ट्रेटजी है ताकतवर मुल्कों के लिए। यानी जितने भी हमारे इकोनॉमिकल पावर्स हैं दुनिया में, उनसे कहा गया है आप अमेरिका के साथ तिजारत मत करो, आप अमेरिका के साथ लेन देन मत करो। क्योंकि अमेरिका जो है जब वो आपके साथ लेन देन करता है, अमेरिका जो है जब वो आपके साथ तिजारत करता है, वो बहुत ज्यादा पैसा आपसे कमाता है। तो अगर आपको अमेरिका को कमजोर करना है तो आप एक काम करिए, आप अमेरिका के साथ कोई भी ताल्लुक मत रखिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यानी हमें अमेरिका से रिश्ता खत्म करना है। रिश्ता किनको खत्म करना है? कमजोर मुल्कों को रिश्ता खत्म नहीं करना है, कमजोर मुल्कों को अमेरिका के साथ दोस्ती करनी है। उस स्ट्रेटजी का नाम है बैंड वैगन स्ट्रेटजी। और ताकतवर मुल्कों को अमेरिका से नाता तोड़ना है, अमेरिका के साथ ट्रेड खत्म करना है। जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, जर्मनी है, इनको अमेरिका के साथ तिजारत जब ये नहीं करेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे कम हो सकती है, उसकी हिजमोनी, उसकी डोमिनेंस जो है वो मिनिमाइज हो सकती है। तो हमारा छोटा सा जो क्वेश्चन था, हाउ वी कैन मिनिमाइज द डोमिनेंस ऑफ यूएस, इसके लिए आपको आंसर लिखना है कि हमें दो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है, बैंड वैगन स्ट्रेटजी एंड हाइड स्ट्रेटजी। बैंड वैगन स्ट्रेटजी कमजोर मुल्कों के लिए और हाइड स्ट्रेटजी ताकतवर मुल्कों के लिए। और कमजोर मुल्कों से कहा गया है कि आप अमेरिका के साथ दोस्ती कीजिए और उसकी इकोनॉमी हासिल कीजिए, उसकी इकोनॉमी कम होगी। और बड़े मुल्कों से कहा गया है कि आप अमेरिका के साथ नाता तोड़िए तो उसकी इकोनॉमी खुद ब खुद कम होगी। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, अब हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू यूएस इकोनॉमी। अभी मैं आपसे यही कह रहा था कि अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा हिजमोनी दिखाई है पूरी दुनिया को, लेकिन अमेरिका जो डोमिनेंट रहा है अच्छी तरह से 2001 तक, क्योंकि 2001 के बाद अमेरिका का जवाल जो है वो शुरू हो गया। क्योंकि आपको मालूम है कि 2001 में ही अमेरिका के ऊपर जो अटैक हुआ, जिस अटैक का नाम है 9/11 अटैक, यानी 9/11 अटैक के बाद अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। यानी अमेरिका जो है वो अब डोमिनेंट उतना नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था। तो आज हमें यही डिस्कस करना है कि आज कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को, इकोनॉमी में कौन से चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका को दरपेश है। तो मैंने आपको अभी कहा 2001 तक मुझे नहीं लगता है अमेरिका को कोई चैलेंज था, लेकिन 2001 के बाद यानी 9/11 अटैक के बाद ही अमेरिका जो है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला चैलेंज यानी जिससे अमेरिका की इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ वो ये है कि अमेरिका में आपको पता है कि जो अटैक हुआ 9/11 अटैक, उसमें जो दो एयरक्राफ्ट्स है, जो पहले दो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका में जिन्होंने अपने आप को टकराया बिल्डिंग्स के साथ, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग अटैक का शिकार हो गई उस बिल्डिंग का नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यानी अमेरिका में, क्या अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा मरकज था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो सबसे पहले अटैक किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इवन बहुत सारे शेयर मार्केट्स काम करते थे, जिससे वो तबाह हो गए।
तो हुआ यूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो अटैक के फौरन बाद, यानी जब अटैक हुआ, अटैक के फौरन बाद इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को क्लोज करना पड़ा, यानी इसको बंद करना पड़ा। कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि बहुत अरसे के लिए हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ा। न सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, बल्कि बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस भी जो अमेरिका में काम करते थे वो भी बंद हो गए। और जब स्टॉक एक्सचेंजेस ही बंद हो गए 9/11 अटैक के बाद, तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ही डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी अमेरिका की इकोनॉमी कम होने लगी आफ्टर द क्लोजर ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपको मालूम है अमेरिका सबसे सेफ प्लेस मानी जाती थी बिफोर 2001, यानी अगर किसी को घूमने के लिए जाना होता था तो वो सबसे पहले तरजीह देता था अमेरिका को। अमेरिका को वो क्यों तरजीह देता था? इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि अमेरिका में कभी भी अटैक नहीं हो सकता है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है अपने आप को डिफेंड करने की, अटैक करने की, लिहाजा इस पे कभी भी अटैक नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट वो अमेरिका का रुख करते थे। और जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट अमेरिका जाते थे तो टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी अमेरिका की, उससे अमेरिका में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी इंक्रीज होती थी। तो हुआ यूं, जब 9/11 अटैक हुआ तो 9/11 अटैक के बाद जो टूरिज्म सेक्टर जो है, यानी यूएस का जो टूरिज्म सेक्टर है वो खत्म हो गया, यानी टूरिस्ट्स अमेरिका में अब नहीं जाने लगे। वो सोचने लगे कि सबसे अब अटैक जो है वो अमेरिका में भी हो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, टूरिस्ट्स का आना जाना जो है वो अमेरिका में कम हो गया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कम हो गई। यानी पहला पॉइंट स्टॉक एक्सचेंजेस का बंद होना, उससे भी इकोनॉमी कम हो गई अमेरिका की। दूसरा पॉइंट, अमेरिका का टूरिज्म सेक्टर जो है वो मुतासिर हो गया, क्योंकि टूरिस्ट्स कम हो गए अमेरिका में, उससे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिका का और उसकी इकोनॉमी कम होने लगी। और यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर हम देखेंगे अमेरिका में जो हाउस प्राइसेस यानी हाउसिंग सेक्टर, वो भी बहुत ही मुस्तकम था, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि अमेरिका को हम सेफेस्ट प्लेस मानते थे, लिहाजा वहां पे जो हाउस प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे। क्योंकि अब जो लोग वहां पे खरीदना चाहते थे, जिनको वहां की सिटीजनशिप मिलती थी अमेरिका की, उनको बहुत महंगा मकान मिलता था और उसका टैक्स बहुत ज्यादा अमेरिका हासिल करता था हाउसिंग सेक्टर से। तो यानी जितना ज्यादा पैसा हाउसिंग सेक्टर में था उतना ज्यादा टैक्स आता था यूएस गवर्नमेंट को। लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ तो हाउस प्राइसेस जो है वो फॉल हो गया, यानी हाउसिंग प्राइसेस भी डिक्रीज हो गई लगभग 30%, यानी 30% डिक्रीज हुआ हाउसिंग प्राइसेस में। और उससे भी बहुत नुकसान हुआ अमेरिका का, यानी अमेरिका में जब हाउसिंग प्राइसेस फॉल हो गई तो उससे भी अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। उसके बाद नंबर 4, नेशनल डेब्ट। पहले अमेरिका कर्जा देने वालों में शुमार होता था, यानी 2001 से पहले हम यही देखते थे कि अमेरिका लोगों को कर्जा देता था, मुल्कों को कर्जा देता था। लेकिन 2001 के बाद अमेरिका कर्जा लेने वालों की लिस्ट में शामिल हो गया और उनका कर्जा कम नहीं है, उनका कर्जा बहुत ज्यादा है, यानी जिसको हम नेशनल डेब्ट कहते हैं। इनका नेशनल डेब्ट जो है वो है $10,000 बिलियन, यानी अमेरिका का जो कर्जा है नेशनल डेब्ट वो है $10,000 बिलियन। और अगर हम अमेरिका की जीडीपी को देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो आप ये देखोगे कि जितना इनका कर्जा है ये है 68% मोर देन इट इज जीडीपी, यानी
जितना अमेरिका का जीडीपी है उससे भी 68% ज्यादा अमेरिका का क्या है, नेशनल डेब्ट। तो आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मुल्क पहले कर्जा देता था अब वो मुल्क कर्जा लेता है, तो उसकी इकोनॉमी की हालत क्या हो चुकी है। और लेकिन ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ 9/11 अटैक। तो उसके बाद इंश्योरेंस, अमेरिका की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर से भी आता था, यानी बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज अमेरिका में काम करती थी, जिससे अमेरिका को बहुत फायदा मिलता था। लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ तो 9/11 अटैक में बहुत ही माली और जानी नुकसान हुआ अमेरिका में। तो सब लोगों ने अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनियों का रुख किया, क्योंकि जिन्होंने भी इंश्योरेंस किया था वो अब अपना पैसा वापस मांगने लगे, किनसे, इंश्योरेंस कंपनी से। और इंश्योरेंस कंपनीज के पास उतना पैसा नहीं था कि वो सबों का इंश्योरेंस क्लेम्स जो है वो दे सकते थे। तो लिहाजा हुआ क्या, जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो क्लोज हो गया। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी अमेरिका में, इंश्योरेंस कंपनीज, उन्होंने वहां पे वाइंड अप किया, उन्होंने वहां पे अपने ऑफिस को बंद किया। और आज कोई भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा पा रही है कहां पे, यूएस में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर 9/11 अटैक जैसा कोई और वाक़ा अमेरिका में हुआ तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जब खत्म हो गई अमेरिका में, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका में। उसके बाद नंबर 6, पहले क्या होता था, जब भी दो मुल्क आपस में बिजनेस करते थे, अगर हम उनकी करेंसीज को देखते, मान लीजिए इंडिया को बिजनेस करना है पाकिस्तान से, इंडिया की करेंसी है रुपी, पाकिस्तान की भी करेंसी है रुपी, ये ट्रेड कर सकते थे रुपी में, लेकिन ये हमेशा ट्रेड करते थे अमेरिका की करेंसी में, वो है डॉलर। यानी डॉलर कंसिडर किया जाता था सबसे अट्रैक्टिव करेंसी जो पूरी दुनिया में थी, वो थी डॉलर। यानी डॉलर का रुतबा बहुत बड़ा था, सब मुल्क डॉलर में से ही बिजनेस करते थे और जिससे अमेरिका को फायदा मिलता था। लेकिन अब जो डॉलर है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। आप आज देखिए, आज सारे मुल्क डॉलर में बिजनेस नहीं करते हैं। आज यूरो में भी बिजनेस होता है, येन में भी बिजनेस होता है, रुपी में भी बिजनेस होता है, दिनार में भी बिजनेस होता है। यानी डॉलर का जो मुकाम है वो अब उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यानी डॉलर भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है पूरी दुनिया में। अब नई नई करेंसीज अट्रैक्टिव बन रही है और डॉलर की जो फेम है वो खत्म हो रही है। तो इसका जो खत्म होना, इससे भी अमेरिका में इकोनॉमी जो है वो कम हो गई। यानी अमेरिका में आप देखिए जवाल शुरू हुआ कब से, आफ्टर 9/11 अटैक। और उसके बाद आप देखिए, जब हम पढ़ रहे थे हार्ड पावर, जब हमने अमेरिका की डोमिनेंस को पढ़ा, हमने कहा अमेरिका के पास है हार्ड पावर, यानी अमेरिका के पास है मिलिट्री पावर। और उस मिलिट्री पावर को बयान करने के लिए हमने कहा जितने 12 मुल्क, उनकी जो ग्रॉस बजट है, उनका जो ग्रॉस बजट है 12 मुल्कों का, जो वो खर्च करते हैं अपने 12 मुल्कों में अपने मुल्कों को चलाने के लिए, वो अकेला अमेरिका खर्च करता है अपनी मिलिट्री के लिए। यानी अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए अमेरिका इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है मिलिट्री के ऊपर। यह हमने अमेरिका का हार्ड पावर पढ़ा। लेकिन उसके बावजूद भी 9/11 अटैक हुआ, यानी 12 मुल्कों का पैसा अकेला अमेरिका खर्च करता था अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, फिर भी हुआ 9/11 अटैक। तो 9/11 अटैक के फौरन बाद अमेरिका सोचने पे मजबूर हो गया कि हमें और ज्यादा पैसा खर्च करना है। यानी अमेरिका जो पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए खर्च कर रहा था, डेवलपमेंट के लिए खर्च करता था, अब उसने और पैसा जो है वो कहां डाइवर्ट किया, मिलिट्री की ओर। और उससे क्या हुआ, उससे भी अमेरिका की इकोनॉमी, क्योंकि जब डेवलपमेंट कम हो गई अमेरिका में, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर कम हो गया अमेरिका में, इन्होंने अपना ध्यान सबसे ज्यादा मिलिट्री की ओर दिया, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिका का। उससे भी अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कम हो गई। उसके बाद जो आजकल का दौर चल रहा है, पेंडेमिक यानी कोविड-19,
आप इस वक्त देखिए कि सबसे ज्यादा मुतासिर जो मुल्क है वो है यूएस, यानी यूएस इस वक्त नंबर 1 पे है। यूएस इस वक्त नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ जो कैजुअलिटी हुई है, सबसे ज्यादा पेशेंट्स और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो हुई है वो अमेरिका में हुई है। यानी अमेरिका का जो निजाम है वहां पे वो दरहम बरहम हो चुका है। यानी 9/11 अटैक ने तो अमेरिका की इकोनॉमी को तहस नहस तो किया ही, लेकिन अब जो बड़ा चैलेंज इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी को है वो है कोविड-19 का चैलेंज, कोरोना वायरस का चैलेंज। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा, और कल भी आप देखिए कि कल 50,000 से ज्यादा केसेस अमेरिका में रोनमा हो गई, तो दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर यही हाल अमेरिका का रहा तो जो बची कुची इकोनॉमी है अमेरिका की वो भी खत्म हो जाएगी। और आज ये आप लिखना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में डे टू डे इवेंट्स हमें लिखने पड़ते हैं, हमें अपने सिलेबस पे ही ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हमेशा चेंजेस होती है। तो आप सिर्फ चैलेंजेस में 9/11 अटैक नहीं लिखोगे, आज से आप एक और चैलेंज ऐड करोगे, वो है कोविड-19 का चैलेंज, जो बड़ा पेंडेमिक है। इससे भी अमेरिका में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19, इससे भी अमेरिका की इकोनॉमी खत्म हो गई। तो ये था हमारा टॉपिक, चैलेंजेस टू यूएस इकोनॉमी। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है इंडो यूएस रिलेशन।